नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के अंदर उतरने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। मेरा मतलब है जनवरी 2026 में आए जस्टिस डिपार्टमेंट के उस विशाल डेटा डंप से जिसे हम एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जान रहे हैं। ये सिर्फ पुराने पन्नों का कोई ढेर नहीं है, ये उस छुपाए गए नेटवर्क, पैसे और ताकत की असलियत है जो सालों तक पर्दे के पीछे से काम करता रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेटा डंप की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। पहले हम समझेंगे इन फाइलों का विशाल आकार, फिर बात करेंगे उन ग्लोबल दिग्गजों की जिनके नाम इसमें हैं। उसके बाद हम आएंगे उन भारतीय कनेक्शनों पर जो हाल ही में सामने आए। फिर हम देखेंगे कि उड़ाने और उनके ठिकाने क्या थे, और आखिर में समझेंगे इस पूरे सिस्टम का असली सच। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 35.5 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जनवरी 2026 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के आने के बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3.5 मिलियन पन्नों का ये आखिरी जखीरा रिलीज किया। इसमें ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स और कोर्ट के दस्तावेज सब कुछ शामिल है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि एक इंसान के आसपास बने इस जाल को समझने के लिए इतने लाखों पन्नों की जरूरत पड़ रही है। और खैर, बात सिर्फ कागज तक ही कहाँ रुकी है। इस 300 गीगाबाइट के डेटा को अगर हम तोड़ें तो इसमें लगभग 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियोस भी हैं। ये सब एफबीआई के सेंटिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम से सामने आया है। ये क्लियर करता है कि वहाँ हर एक चीज़ को कितनी बारीकी से रिकॉर्ड किया जाता था। ये अपने आप में एक ऐसी डिजिटल खदान है जिसे पूरी तरह से छानने में इन्वेस्टिगेटर्स को अभी महीनों लगने वाले हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम इन फाइलों में शामिल दुनिया भर के बड़े नामों पर नजर डालेंगे। यहाँ सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। इन फाइलों में नाम आने का मतलब अपने आप में ये नहीं है कि किसी ने कोई अपराध ही किया है। अब इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े राजनीतिक नाम हैं, और दूसरी तरफ बिल गेट्स, एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे टेक और बिजनेस के दिग्गज। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि इन सब के नाम फ्लाइट लॉग्स, उनकी डायरी या ईमेल्स में मौजूद थे। इससे ये जरूर पता चलता है कि राजनीतिक विचारधारा से परे एप्स्टीन की पहुंच समाज के हर उस व्यक्ति तक थी जिसके पास ताकत थी। अब इन दिग्गजों का एक दूसरे के साथ आना जाना कितना आम था, ये अक्टूबर 2009 के इस ईमेल से बिल्कुल साफ हो जाता है। ये ईमेल पब्लिसिस्ट पेगी सीगल ने एप्स्टीन को भेजा था। वो लिखती हैं कि वो अभी गिस्लेन मैक्सवेल के घर पर हुई एक आफ्टर पार्टी से आई हैं, और उनके शब्दों में बिल क्लिंटन और जेफ बेजोस वहां थे। ये छोटी सी लाइन हमें दिखाती है कि कैसे ताकत और पैसे के शिखर पर बैठे लोग एक ही छोटे से सोशल सर्कल में घूम रहे थे। चलिए अब रुख करते हैं इस विश्लेषण के उस तीसरे हिस्से की तरफ जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। वो है इसका भारतीय कनेक्शन। तो इन 35 लाख पन्नों को खंगालने के बाद इस तथाकथित ब्लैक डायरी से कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो सीधे तौर पर भारत से जुड़े हैं। बिजनेस, बॉलीवुड और अध्यात्म से जुड़े ये नाम हैं अनिल अंबानी, अनुराग कश्यप, दीपक चोपड़ा, हरदीप सिंह पुरी और मीना नायर। ये नाम सीधे उन्हीं रिलीज हुए डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। ये दिखाता है कि ये नेटवर्क सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं था, इसकी जड़ें और इसका प्रभाव दुनिया के हर कोने तक फैला हुआ था। इन सब में जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है अनिल अंबानी से जुड़ा एक ईमेल एक्सचेंज। दस्तावेज ये इशारा करते हैं कि अनिल अंबानी ने डोनाल्ड ट्रंप तक भारतीय प्रधानमंत्री का एजेंडा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर एप्स्टीन की पहुंच का इस्तेमाल किया। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एक कम्युनिकेशन में एप्स्टीन ने अंबानी को एक लंबी स्वीडिश सुनहरे बालों वाली महिला की भी पेशकश की थी। ये ईमेल हमें एक झलक देता है कि इस एलीट नेटवर्क के भीतर बिजनेस और पर्सनल फेवर्स आखिर किस तरह से ट्रेड किए जाते थे। और अगर किसी को लगता है कि इस डेटा डंप का कोई असर नहीं हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड पर इसके रियल वर्ल्ड नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही 2026 की इन फाइलों में आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा का नाम सामने आया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो यानी यूसीएसडी ने तुरंत उनके साथ अपने सभी रिश्ते खत्म कर लिए। ये बताता है कि आज की तारीख में संस्थाएं ऐसे संबंधों को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। बस इन फाइलों में नाम आना ही रेप्यूटेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर कब और कहाँ हो रहा था।
ये पूरा नेटवर्क हवा में तो बन नहीं रहा था। एप्स्टीन ने अपने इस काम के लिए दुनिया भर में कई आलीशान ठिकाने बना रखे थे, जैसे यूएस वर्जिन आइलैंड्स में लिटिल और ग्रेट सेंट जेम्स, न्यू मैक्सिको में जोरो रैंच और पाम बीच से लेके मैनहट्टन तक की हवेलियां। ये कोई आम घर नहीं थे, ये वो स्पेसिफिक हब थे जहां ये इंटरनेशनल नेटवर्क मिलता था और जहां बहुत गंभीर यौन शोषण और मानव तस्करी को अंजाम दिया गया। अगर हम टाइमलाइन को जोड़ें तो ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। 1998 से 2005 के बीच फ्रेंच मॉडल स्काउट जीन ल्यूक ब्रूनेल ने उसकी फ्लाइट्स में 25 बार सफ़र किया। 2002 और 2003 में बिल क्लिंटन ने इस लोलिटा एक्सप्रेस पर 4 ट्रिप्स की। फिर हम आते हैं 2019 पर, जब कस्टडी के दौरान एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत होती है। और अब सीधे जनवरी 2026 में, जब जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये पूरा फाइनल 3.5 मिलियन पन्नों का रिलीज किया है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक बहुत लंबी कहानी कहती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। आखिर इस पूरे सिस्टम का सच क्या है? तो इस आखिरी पॉइंट पर सबसे सटीक बात द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कही है। उन्होंने लिखा है कि ये फाइलें एक बहुत ही भद्दी झलक हैं कि असलियत में दौलत कैसे इकट्ठी की जाती है और ताकत की दलाली कैसे होती है। सोचिए, ये किसी एक इंसान के अपराध की कहानी बची ही नहीं है। ये अति अमीरों के एक अनौपचारिक ग्लोबली फैले क्लब का पर्दाफाश है। ये दिखाता है कि ये लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग आपस में पानी और आग की तरह हैं, है ना? पर इन ऊंचाइयों पर आकर आइडियोलॉजी पीछे छूट जाती है और क्लास सॉलिडारिटी आगे आ जाती है। एक तरफ नोएम चॉम्स्की जैसे लेफ्ट विंग विचारक हैं, तो दूसरी तरफ स्टीव बैनन जैसे घोर राइट विंग रणनीतिकार। दोनों की विचारधारा जमीन आसमान का फर्क रखती है, लेकिन दोनों ही एप्स्टीन के संपर्क में थे। ये साफ दिखाता है कि इलीट वर्ग की अपनी एकजुटता राजनीतिक विचारधाराओं से कहीं ऊपर होती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि ये ग्लोबल एलीट किसी गुप्त जगह मिलकर अजीबोगरीब रस्में निभाते होंगे, पर रियल पिक्चर बहुत सिंपल और उबाऊ है। जैसे त्रिपक्षीय आयोग या ट्राइलैटरल कमीशन, जो अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में घिरे रहते हैं। एप्स्टीन 1990 के दशक में बिना किसी जादू टोने के बस अपने बहुत सारे पैसे और रसूखदार दोस्तों के दम पर इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था। एक बार आपके पास ताकतवर दोस्तों का भरोसा और अनगिनत पैसा आ जाए तो हर एक्सक्लूसिव ग्रुप के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो आखिर में सब कुछ देखने और समझने के बाद एक सवाल जो बार बार वापस आता है, क्या दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के लिए सजा और बचाव के नियम बिल्कुल अलग हैं? जब वेल्थ और पावर आपस में इस तरह जुड़ जाती हैं, तो क्या उन्हें किसी भी गलत काम के बाद छूट मिल जाना इतना आसान होता है? ये 2026 की एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं है। ये हमारे आज के सिस्टम पर एक ऐसा असहज करने वाला सवाल खड़ा करती हैं, जिसका जवाब शायद हम सभी को खोजने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।